नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मैं बिल्कुल लोड नहीं ले रहा हूँ कि ये theLondonTop.com का न्यूज़ रूम है। ये एक वजह, दूसरी वजह ये है कि आज हमारे स्टूडियो में, हमारे न्यूज़ रूम में जो लोग आए हैं उनमें से एक मेरी यूनिवर्सिटी के दिनों की दोस्त है, जो मुझे बताया गया कि बॉलीवुड में फेमिनिज्म की पोस्टर गर्ल बन गई। देखो कितना सोचो कि स्वाभाविक रूप से पोस्टर बॉय निकलता है, और ये उन चुनिंदा लोगों में से है ये लड़की। आप देखो, क्लासमेट होने का ये भी फ़ायदा है कि वो भी नहीं कि स्वरा जी, इनका नाम स्वरा भास्कर है। सब लोग कहते हैं कि ये हीरोइन है, पढ़ने लिखने वाली हैं, खूब दबा के पढ़ती हैं, खूब थिएटर विएटर किया है, ज़मीन में धूल पे लोटी हैं, काला कुर्ता पहन के। पंडित जी हैं NK शर्मा, उन्होंने बहुत सारे गधों को बताते हैं कि अरबी नस्ल का घोड़ा बना दिया। ये थिएटर वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनसे ट्रेनिंग ली है। और बदनाम यूनिवर्सिटी, देशद्रोहियों का अड्डा, कोट अनकोट विद एक्सक्लेमेशन मार्क, JNU, जहाँ से ये नाचीज़ भी पढ़ा है, वहीं पे ये पढ़ी हैं। और स्वरा मेरी 1 साल जूनियर है, मेरी उम्र 16 साल है, स्वरा की 15 हुई। ये मुझे स्पेशली बताया गया था। ये अविनाश दास हैं। अविनाश दास की कहानी आप लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना दिमाग में पिक्चर बनाए रहते हैं। कोई अनुराग कश्यप किसी एक जामिया के ऑडिटोरियम के बाहर मिल जाता है, धड़ से सर मेरे पास एक कहानी है, लेकिन वो एस्केप वेलोसिटी की सब में कमी रहती है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था तो खिल्ली उड़वा ली थी दलितों के सम्मेलन में, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए और बंबई पहुंच जाइए पूरे लाव लश्कर के साथ, जब तक कामयाब ना हो तब तक वापस ना आने के लिए। अविनाश दास पत्रकार थे, NDTV में थे, दैनिक भास्कर में थे, फिर मोहल्ला नाम की वेबसाइट चलाते रहे। फिर मोहल्ला वेबसाइट के ज़रिए, मोहल्ला नाम की, जैसे हम लोग लल्लन टॉप अड्डा करने की कोशिश करते हैं वैसे प्रोग्राम करने लगे। फिर इनके पास एक स्टोरी थी, ये चले गए, जम गए हैं। कहते हैं कि मैं मुंबई में मुकेश अंबानी से ज़्यादा खूबसूरत जगह पर रहता हूँ। 2 लौंडे हैं, लौंडे सुन के भ्रमित मत होइएगा, दोनों शादीशुदा हैं, गंभीर पिता हैं, जिम्मेदार पिता और पति हैं, डेमोक्रेटिक किस्म के हैं। आपको बड़े नए नए शब्द लग रहे होंगे, डेमोक्रेटिक पति कैसा होता है? वो जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं बनाता, लोड नहीं देता, उसको भी चिल रहने देता है, खुद भी रहता है, जो मैं भी होने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मेरे पास एक अतिरिक्त वजह है कि मेरी पत्नी जाट भी हैं और फौजी अफसर की बेटी भी हैं। तो ये परिचय है अविनाश दास का। तो अविनाश दास का जिक्र इसलिए क्योंकि इन्होंने उस एस्केप वेलोसिटी को हासिल कर लिया और ये बंबई चले गए। इन्होंने फिल्म बना ली है, पहली फिल्म है, खुद ही लिख ली, खुद ही बना ली, राम जाने कैसी बनाई है, 24 को पता चलेगा। प्रोमो बहुत अच्छे हैं, गाने एकदम रपचिक हैं, गाने अच्छे लोगों ने लिखे हैं, मतलब इन्होंने भी लिखे हैं पर कुछ अच्छे लोगों ने भी लिखे हैं। मैंने गंदे गाने लिखे हैं। हाँ, राम कुमार हैं जिन्होंने सरकार 3 के डायलॉग लिखे, उन्होंने लिखे हैं, रंधावा साहब ने लिखे हैं, रविंद्र रंधावा ने। और एक गाना सागर, वो भी JNU के हमारे सीनियर हैं, प्रशांत हिंगोले, बाजीराव मस्तानी और रेस के गाने लिखे उसने भी लिखा। बाजीराव मस्तानी और रेस के। और ये पंकज जी हैं किचलू। सर ओंकारा ना बड़ी क्रांतिकारी फिल्म है, हम लोगों को याद हो गई थी। मैं उस साल IMC में था और JNU में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, तो IMC में बन गई थी। और IMC में एक लड़की थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था। और स्वरा वो पहली व्यक्ति थी मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो जब हम लोग सिर्फ दोस्त थे, मैं और गुंजन, तो स्वरा ने बोला इशी योर गर्लफ्रेंड। हम लोग वहाँ अरेबियन नाइट्स में मिले थे, प्रिया में बैठे हुए थे। मैंने वार्न भी किया था उनको। अच्छा, तुमने उनको? हाँ, मैंने वार्न भी किया था गुंजन को, लेकिन उसने बिल्कुल मेरी वार्निंग नहीं सुनी। तो अब खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आशा आप उनका ख्याल रख रहे हैं अच्छे से। वो मेरा ख्याल रखते हैं, मैं तो कैसे ही रख पाऊंगा। तो हम लोग तब से आपको देख रहे हैं, और पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये YouTube के आने से पहले की बात है कि रन फिल्म के जो कॉमेडी वाले सीन हैं वो अलग से CD बना के बेचे जाते हैं, और मंडे मार्केट में 5 रुपए में मोबाइल में गाने और फिल्में भरी जाती हैं। सर लैपटॉप लगा के लड़के बैठे रहते हैं टेबल पे, तो उसमें अभी भी वो रन वाली क्लिप चल रही है जिसमें आपने कौआ बिरयानी टिका दी थी विजय राज को। ये इन 3 लोगों का परिचय। बाकी इन लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वरा से। स्वरा से। इरा मैम, इरा भास्कर इनकी मम्मी हैं, JNU की प्रोफेसर हैं, फिल्म स्टडीज़ की, बिहार से हैं। लेकिन यार तुम ना बहुत ही, मतलब मैंने पहली बार तुम्हें विकिपीडिया पे पढ़ा, अभी तक ज़रूरत भी नहीं लगी थी, तो उसमें लिखा हुआ है कि स्वरा के पापा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, परिचय बहुत सारे आते रहेंगे। C उदय भास्कर नेवी में ऑफिसर थे। और स्वरा की जो आखिरी जो बिंब मेरे जहन में है, मैं JNU गया था और ये अपने पापा के साथ वॉक कर रही थी, घूम रही थी। वो बहुत ही प्यारा सा दृश्य था कि पापा और बेटी तेजी से जॉग करते हुए पता नहीं किस बात पे एकदम माथा फोड़ने में लगे हुए थे, राम जाने को डिफेंस पॉलिसी की बात कर रहे थे, सिनेमा की पॉलिसी। तो हमने कहा ये भी सही है। तो इरा मैम बिहार से हैं,
लेकिन आप सरदार पटेल में पढ़ी, हमें लगा कि वहाँ पे सरदार पटेल में बड़े बड़े अधिकारी और नेता लोगों के, मंत्री लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, पर तुम्हें देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि तुम सरदार पटेल टाइप हो? मतलब ये स्टीरियो टाइप के खिलाफ भी एक लड़ाई है, तो क्या सरदार पटेल में कैसे बच्चे पढ़ते हैं? मतलब हमने डीपीएस ईपीएस टाइप तो सुने हैं। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ आपसे कि सरदार पटेल टाइप भी कोई चीज़ होती है। संस्कृति स्कूल और सरदार पटेल टाइप होता है। हमारे मतलब हम जब पढ़ रहे थे तो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के बच्चे पढ़ते थे, मतलब जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के, बहुत सारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के बच्चे, सॉरी, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे, मतलब जैसे कि आईएएस, आईएफएस, इस किस्म के बच्चे। और लेकिन एक होता था स्पोर्ट्स कोटा, जिससे सारे गुंडे आते थे स्कूल में। हाँ, पता नहीं क्यों, क्या रिलेशनशिप था, और वो समहाउ, आई मीन ऑफ कोर्स ये ग्रोस जनरलाइजेशन है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे बिजनेस बैकग्राउंड से आते थे, उन सब के फादर्स बिजनेसमैन थे। तो हमारे स्कूल में ना ये एक बड़ा वो था कि ओ स्पोर्ट्स कोटा। अच्छा। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा मतलब पैसा है, क्योंकि पिताजी बिजनेसमैन है, गाड़ी चला के आते थे, सबके पास लाइसेंस था 14 साल की उम्र से, पता नहीं कैसे, और स्पोर्ट्स खेलते थे, तो पास वास होने का कोई सीन नहीं था उनका, क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी में आए थे वो। तो वो टाइप था हमारे स्कूल का। और बाकी हाँ, हम सब छोटे से, हम इंटेलेक्चुअल बन गए थे क्लास 11 में ही। हम एक्चुअली अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते थे क्लास 11 में। ये हमारे ज़हन में वो था। लेकिन आप टाइप की क्यों बात कर रहे हैं? आप तो सबसे बड़े टाइप से आ रहे हैं, जेएनयू से। हाँ, आप और टाइप बना ही नहीं सकते। आप सबसे बड़ा टाइप है आज के डेट में इस देश में। स्वरा, मुझे, मेरे दर्शकों को, मुझे तो पता है, वो कहानी बताओ जब तुम एक पार्टी में मिली और तुमने अविनाश दास से स्क्रिप्ट का जिक्र किया, और अविनाश जी ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, मैं बोल सकता हूँ, ऋचा चड्ढा को वो फिल्म ऑफर की गई थी और पता नहीं उन्होंने क्यों पैर पीछे खींच लिए, शायद वो कभी अफसोस करें। कितनी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें कर रहा हूँ ना। हाँ, मुझे यहाँ बीच फ्रेम में रख के क्यों कर रहे हो? बीच फ्रेम में रख के क्या इन्होंने कैसे स्क्रिप्ट सुनाई थी, क्या था? अलग ही आदमी है भाई, ये अलग ही इंसान है। मैंने ऐसा इंसान ही नहीं देखा कभी। मैं इनको, चूंकि तब तक मैं अभिनेत्री बन चुकी थी, ये पत्रकार थे, तो एक बार इंटरव्यू किया था और एक दो बार बहस तलब में बुलाया था, तो एक एक सोशल एक्वेंटेंस थी। तो इन्होंने एक पार्टी में, जो आप भी शायद जानते हैं, लिरिसिस्ट राजशेखर जो हैं, तनु वेड्स मनु सीरीज के लिरिसिस्ट, उनके, अरे हमारी क्लासमेट के भाई भी तो हैं बहुत सारे, शेफाली का। हाँ, राजशेखर तनु वेड्स मनु के लिरिसिस्ट हैं और उनकी सिस्टर हम लोग साथ पढ़े हैं, शेफाली का। हाँ, और वो जेएनयू स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रही, वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं। उस क्लास में जहाँ ये मेरा मजाक उड़ाते थे और कभी हेल्प नहीं करी मेरी पढ़ाई में। एनीवे, तो अविनाश जी उसी पार्टी पे थे और इन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा सर क्या चल रहा है? सर मैं सिनेमा बनाने जा रहा हूँ। ये कभी फिल्म नहीं बोलते, सिनेमा बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या बात है सर? तो कहते हैं मैंने कहा क्या कहानी है? कहते हैं अनारकली आरा वाली। मैं सुनते ही हुक हो गई। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मेरे मन में ना सुनहरे सुनहरे सपने आने लगे। स्वरा भास्कर इन एंड एज अनारकली आरा वाली फर्स्ट इन। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई बोले और तुरंत आ जाए। भैया आप समझते नहीं कि एक्टर कितना बेचारा एक फैंटेसी की दुनिया में जीता है ना सर। बहुत ही उम्मीद वाले लोग होते हैं हम। फिर उन्होंने सिनॉप्सिस बताया कि एक ऐसी गायिका की कहानी है जो द्व्यर्थी गाने गाती है, आरा शहर की छोटी सी स्टार है और फिर ऐसे ऐसे होता है। एक बहुत ही सत्ताधारी मर्द के सामने वो मतलब एक अडिग रूप से खड़े रहती है एटसेट्रा। पूरा सिनॉप्सिस मत बताओ। ओ सॉरी इतना तो ट्रेलर से ही झांक गया। इतना तो ट्रेलर में पता चल जाएगा सर। तो और मैं मतलब ये सुनते सुनते मेरे मन में एक ऑस्कर भी आ चुका है। आई एम थिंकिंग कि बस यही है अब मेरा अवार्ड विनिंग वाला रोल। और फिर ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ये पढ़ें। और मैंने कहा वाह। और मैं ना मेरी बाँछें खिलती जा रही हैं, मैं ओहो। एंड फिर कहते हैं एक्चुअली मैं ना ऐसी अभिनेत्री को ऑफर करना चाहता हूँ, तो एक बार सोचा आपसे कमेंट ले लूँ। एंड आई एम लाइक व्हाट द, एंड उसके बाद एक बीप एंड आई एम लाइक ये कैसा आदमी है ये? मतलब दूसरी एक्ट्रेस को पिच करने के लिए एक दूसरी एक्ट्रेस से प्रूफ रीड करवा रहा है जर्नलिस्ट। सिर्फ एक पत्रकार ऐसा काम कर सकता है। इंटेलेक्चुअल गया तेल लेने। ये कहानी है। लेकिन फिर ये आगे मेरी नजर लग जाती है, तो मतलब अच्छे तरीके, सिर्फ काम पे, और कोई नजर नहीं लगाती मैं। तो फिर 2 साल बाद पता नहीं इनके लाइफ में क्या हुआ, ये आ गए वापस। एक्चुअली इन्होंने बाय द वे पिच भी कैसे किया कि अब तुमने इतनी बार पढ़ ही लिया है तो अब तुम ही कर लो। मतलब ये नहीं बोला कि ये नहीं कि हाँ, ये सब कुछ नहीं बताया इन्होंने मुझे। थोड़ा सा बताया फिर बाद में। फिर मैंने वो इन्फॉर्मेशन लेते हुए मैंने जो इसके बाद तंग करना शुरू किया उन्हें। नहीं, दरअसल ऐसा है कि
ऋचा के साथ मैं कर रहा था, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आई थी, थोड़ी बहुत दोस्ती थी उनसे, तो हम लोगों ने फिल्म बनाना साथ में, मतलब थोड़ा रियाज करना, रिहर्सल करना शुरू किया था। फिल्म बोला इस बार तो लेकिन बाद में उनको लगा कि यार अभी तो मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में बिहार टाइप की कहानी की ही है, तो फिर दोबारा मैं क्यों मतलब बिहार जैसी कोई चीज़ करूं, तो उन्होंने मतलब मना कर दिया मुझे। लेकिन अभी इस वक्त उनका नाम आ रहा है, जब स्वरा हमारे साथ है, तो मैं थोड़ा असहज भी हो रहा हूं। और उनका मेरे पास संदेश भी आया था कि और शुभकामनाएं भी उन्होंने मुझे पर्सनली दी थी। तो होता है, सिनेमा की अपनी किस्मत होती है कि कौन कहाँ क्या कैसे जुड़ता है। मुर्गी होती है बराबर होती है ना, घर की लिस्टिकल भी बनने होते हैं ना कि इन लोगों ने ये रोल छोड़ा। ये हम लोग पढ़ते हैं कि ट्विंकल खन्ना ने रानी मुखर्जी वाला रोल छोड़ा, कुछ कुछ होता है के लिए। पंकज साहब, आप लोग ये तीसरी फिल्म साथ में कर रहे हैं, मुझे ये नहीं याद है चिल्लर पार्टी में आप लोगों का कोई सीन साथ में था। हाँ, यार बहुत ही कमाल की रिसर्च है आपकी। चिल्लर पार्टी में कोई साथ में सीन था नहीं था? हमारे पास में बैठी थी इन्होंने और सीन वो बना लिया था। इंटरव्यू के लिए उठ के वहाँ से गई थी, लेकिन उन्होंने उसी में एक सीन बना लिया था। उसी में मैंने हाँ। थोड़ा सा कुछ कर लिया हाँ, था ऐसा हल्का सा। फैन टाइप साउंड कर रहे थे कि एक फ्रेम में साथ थे। नहीं, ये बहुत ही मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही थी और ऑफ कोर्स मैंने ऑन स्क्रीन देखा था, बट मैं बैठी और ये ना बात करने लगे एंड आई एम जस्ट लाइक कैमरा ऑन है, शूट चल रहा है और ये बातें करते जा रहे हैं, पता नहीं क्या। एंड आई एम जस्ट लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें बहुत ही नॉर्मल कर रहे हैं इस टाइप का कि अरे कैसी हैं आप, तो फिर क्या चल रहा है। एंड आई एम जस्ट लाइक ये अपने कैरेक्टर में है या ये एवं ही मतलब तुम अपनी एंकर वाली लाइन रिहर्स कर रही है। एंकर वाली मेरी मतलब पहली फिल्मों में से थी, मैं अपनी एंकर वाली लाइन याद करी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि इतने नेचुरल हैं वो, कि ये एक थोड़े मतलब इनका एक बड़े इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर था। मंत्री का पीए था ना, तो वैसे अमूमन नेता के पीए जो होते हैं वो कोई आसपास एंकर वेंकर दिख गई तो चालू हो जाते हैं, चेप टाइप के होते हैं। हाँ चेप टाइप के होते हैं। वो नंबर भी थोड़ी देर में मांग लेंगे, मैडम आप नंबर लिख दीजिए। ले लिया था आपने बाय द वे नंबर, अच्छा, लिया था आपने नंबर। इन्होंने तो लिया था, पर तुमने जो लिखा था वो फिल्म वाला था कि सही वाला था? देखिए मैं इनकी फैन थी और हूँ, इसलिए मैंने इन्हें सही नंबर दिया था। और इसके बाद हम अगले बार मिले, एक एड का ये लुक टेस्ट दे, मतलब ये अपने इनके कुछ कॉस्ट्यूम ट्रायल चल रहा था, ये एक ऐड करने वाले थे। मैं वहाँ एक तुच्छ पुरानी ऑडिशन देने आई थी और ये अंदर थे, पंकज त्रिपाठी आए हैं इस टाइप का। मैं बाहर बैठी थी और साथ में कोई एंकर मिल गया था जो एक बहुत ही वाहियात शो एंकर करता था और मेरे अंदर का जेन्यू जागा। ये अभी इसके बाद भी ऐसे ही बोलेंगी। नहीं, और और जब ये बाहर आए ना तो मैं उस एंकर को फेमिनिज्म समझा रही थी और ये पता नहीं क्या वो ये बेचारे यार, इन्होंने बहुत झेला है मुझे। नहीं ऐसा नहीं है। बट आप अपने सवाल पे वापस आ जाइए। हाँ नहीं, चिल्लर पार्टी का जिक्र हो ही गया। नील बटे सन्नाटा मैंने नहीं देखी है, मेरी वॉच लिस्ट में है। मैं चुनाव में बहुत मसरूफ था 2 साल से। हाँ, अरे 2 साल का 2 साल नहीं हुआ ना, ये तो डरा दिया इसने। मैंने कहा 2 साल में तो एक्सक्यूज भी नहीं मिलेगा कोई। 11 महीने से। पर मैंने बहुत तारीफ सुनी है उस फिल्म की। और शायद नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे आ भी गई है वो, या हॉटस्टार इरोस नाउ पे आ गई। ठीक है, तो मैं देखूंगा। गजेंद्र सिंह हैं जो हमारे यहाँ फिल्मों पे लिखते हैं, अविनाश भाई परिचित हैं, उन्होंने कहा कि ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि आप लोग काम करते हैं साथ में। मुझे पता है कैमरे के सामने तो कोई बहुत घटिया सा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हो तो भी हीरोइनें अच्छी अच्छी बात करती हैं, हीरो अच्छी अच्छी बात करते हैं, ये इंडस्ट्री का नॉर्म है, कोई इसमें बुराई। दिस इज समथिंग लाइक कि मैं कितना भी क्रूरता से भरपूर हूँ, किसी सब एडिटर से मेरे सामने पूछा जाए तो कहेगा नहीं साहब ये तो बहुत महान संपादक हैं। मतलब प्रभास जोशी के बाद यही हुए हैं। एक एक्टर के तौर पे आप लोग बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। पंकज के साथ आपने 2 फिल्में कर ली हैं, 2.5 फिल्में, चिल्लर पार्टी भी जोड़ लें तो क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया, कोई वाकया, कोई किस्सा? नहीं, मुझे लगता है कि पंकज जी, आई मीन एंड ऑन रिकॉर्ड आई वांट टू से दिस, ये ऑफ कोर्स हैं यहाँ, मैं इनको बोल चुकी हूँ, ये विश्वास नहीं करते मेरा, इन्होंने आज तक कभी सीरियसली नहीं लिया। ठीक से नहीं कहा होगा, कसम से मैंने बड़े कैसी एक्ट्रेस हो, विश्वास नहीं किया। बहुत ही सच्चे दिल से कहती हूँ मैंने। मुझे लगता है कि पंकज जी डेफिनेटली हिंदी फिल्म जगत के, बट और मुझे रीजनल सिनेमा का पता नहीं, बट आई वुड से इंडिया के सबसे महीन ज़हीन बेहतरीन एक्टर्स में से हैं एक्चुअली स्पीकिंग, ओके। बिकॉज इनके पास आई थिंक वो क्वालिटी ऑलरेडी है जो हमेशा से इनके परफॉर्मेंस में रही है, जो एक्टर बहुत एक्सपीरियंस के बाद पाता है, और वो ये वाली क्वालिटी जो एक होता है ना पानी की तरह फ्लूइड, एकदम। किस्सों में बताइए, ऐसे तो थियरी चल रही है। ही इज अमेजिंग। इन्होंने आज तक कभी लोड नहीं लिया अपने इसका, ना लाइनों का ना सीन का। लोड वाला बोल रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने लोड नहीं लिया ये। और मैं ऑब्सेस्ड हूँ लाइनों से, क्योंकि अगर मेरे पास स्क्रिप्ट लाइन ये वो नहीं होती, मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मुझसे होता नहीं ये सारी। इसको बम्बई भाषा में मेथड एक्टिंग
नहीं मेथड नहीं, वो स्पॉन्टेनिटी जो है वो एक भ्रम है, उसके पीछे बहुत सारी रट्टाबाजी और ये सब है। पंकज जी को मैं जब देखती हूँ ना एक्टिंग करते, मुझे समझ ही नहीं आता करते कैसे, क्योंकि एक बार लाइन देख लेंगे फिर बोलेंगे हाँ ऐसे बोल दूंगा वैसे बोल दूंगा, फिर वो कुछ और बोलेंगे या लाइन बोलेंगे, लेकिन आप डायरेक्टर की लाइन ही चेंज कर देते हैं। नहीं, चेंज नहीं करते, रहते उसी जगह में। वही बोलता हूँ मैं जो लिखा गया है कंटेंट बोलता हूँ मैं, एग्जैक्ट लाइनें मुझसे याद होगी ही नहीं, मेरे लिए मुश्किल है। तुम तो अभी यूपीएससी कंप्लीट करके कहीं अच्छा, आप नियत भाप लेते हैं डायरेक्टर की, लेते हैं कि ये सीन का मकसद क्या है, ये मकसद मुझे कम्युनिकेट कर देना है, बाकी लाइनें तो बन जाती हैं। फ्रेम में जो दूसरा है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा कि आपने तो लाइन बदल दी नहीं और वो कुछ और सोचे पड़ा। बिकॉज ये बता देते हैं पहले कि ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, ही इनसे ज्यादा छोटा सा रिहर्सल होता है ना पहले। हाँ। तो उसमें चीजें समझ मैं राम रहीम कुछ भी बोलूंगा, जो आखिरी क्यों है एक्टर का वो ला दूंगा वहां। और दूसरी चीज ना, क्यों मैं बता दूं, देखिए आप लोग ना अब नहीं ट्रांस रहते हैं मेरे, नहीं अरे टेप तो क्यों करते होंगे? अरे नहीं, यही इसीलिए मैं फिर सरदार पटेल पे लौटूंगा। क्यों होता है जब दो एक्टर या एक ही एक्टर या ज्यादा एक्टर काम कर रहे हैं, तो कैसे पता चले सामने वाले को कि अब इसका डायलॉग खत्म हो रहा है और मेरा शुरू हो रहा है, तो अलग अलग ढंग से इशारा देते हैं। कई बार वो आवाज का अवरोह आरोह अवरोह, कई बार कोई पीछे से इशारा किया, अब भाई तेरी बारी है बोलने की, उसको क्यों कहते हैं? अगर एक्टर डायलॉग ही पढ़ ले दूसरे एक्टर के, जो पढ़ना चाहिए, तो उन्हें पता चल जाएगा उनका क्यों कहाँ होगा। बट एक तो ये बहुत तंज है बाकियों पे। एक बहुत गिविंग एक्टर हैं ये दूसरे एक्टर को एनर्जी पॉजिटिविटी ये कभी नहीं कोशिश करते। कुछ एक्टर्स की आदत होती है कि इस सीन में मैं हीरो बन जाऊं और ये सीन में ना मैं ऊपरी मतलब मेरा वो हो जाए, लाइक आई टेक द पंच मोमेंट मेरा हो जाए। इन्होंने कभी ऐसे शूट के दौरान का ऐसा वाकया नहीं करी। हाँ, और इन्होंने तीसरी चीज़ जो शूट के दौरान इन्होंने मुझे एक दिन साइड पे ले जाके बोला, स्वरा देखो तुम बहुत मेहनत करती हो, सब बड़ी अच्छी चीज़ है, और लेकिन तुम ना बहुत जल्दी चोट लगवाने वाली हो बहुत ज़ोर से अपने आप को, क्योंकि इतना ओवर पैशनेट अगर सीन में मार पड़ रही है तो ज़रूरी नहीं कि तुम सच में मार खाओ और अपना सर फोड़ लो, क्योंकि ये शरीर, ये हमारे एक्टर का जो मीडियम है वो हमारा शरीर है, वी शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट इट, इसलिए इट्स कॉल्ड एक्टिंग। एंड I think that मेरे लिए was one of the most precious lessons। क्या सच्ची मुच्ची में झापड़ खा लेती थी? नहीं, एक सीन था जिसमें स्वरा को थप्पड़ मारना था, पंकज भाई को, ट्रेलर में भी है वो तो नहीं इन्हें भी मुझे मानना। हाँ मतलब नहीं, ट्रेलर में तो जो सीन है वो पंकज भाई, ट्रेलर में सिर्फ इनको तमाचा खाते दिखाया गया है, एक टेक में हो गया था। नहीं सुनो तो सही, वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। मुझे लग रहा था कि पंकज भाई जो है वो मार ही नहीं रहे हैं स्वरा को, और मैंने कहा कि यार जोर से मारना है, चोट लगनी चाहिए। अब स्वरा भी कह रही थी कि हाँ ठीक है मारो जोर से देखा जाएगा, और पंकज भाई ने मारा, कोई आवाज़ ही नहीं आई कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर 2-3 बार हमने कहा था, 2-3 बार वो हुआ, तो मुझे लग तो रहा था कि थप्पड़ लग रहा है मॉनिटर पे, लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो ये खेल था जो आज ये खोल रहे हैं, ये राज खोल रहे हैं दोनों। आगे भी बिकॉज बाकी भी सीन्स थे हमारे जहाँ पे गिरने विरने के सीन और ये सब। वो क्या है ना, मैं चूँकि एक्शन फिल्में भी करता हूँ तो बहुत सारे फाइट मास्टरों के साथ अनुभव है मेरा, सारे इंडस्ट्री के सारे फाइट मास्टर, तो ये दम लगा लेती हैं, जान लगा लेती हैं। एक बार तो सीन में ऐसा इनकी आंख पे चोट लगी और ये आंख ऐसे बंद करके 2 मिनट बैठ गई, और लिटरली मैं उस दिन इतना डर गया था ना, मुझे कुली नहीं आता। हाँ, मुझे लगा कि यार कितनी बड़ी चोट है, और वो एक्टर बहुत कस के मारा था ऐसा, मतलब उंगलियां आंख के अंदर ऐसे घुसा दी। संजय भाई थे? नहीं, दूसरे एक्टर थे, तो वो भी जोश में आ गए और वो मार दिए। मुझे लगा कि एक्टर के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट यही है, तो भाई, और ये तकनीकी है, गलती होगी दोबारा कर सकते हैं हम, और एक्चुअल में हम थप्पड़ मार दें वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो हम चीटिंग से मारे वो आ सकता है। मैंने नहीं मारा इनको 3 थप्पड़, मैं कभी टच नहीं किया हूँ, लेकिन आप उसका असर देखना पर्दे पे, वो लगेगा कि हाँ लग रही है। तो वो थोड़ी सी ये एक्शन करते करते एक्शन की बारीकियां जान गया हूँ, चीटिंग कैसे होता है, बस इतना ही है। आपने क्या सीखा स्वरा से? मैंने इनसे यही सीखा ना। तुम ये कह रही हो कि ये बिना सीखे यहाँ तक पहुँच गए हैं? मुझसे सीखने की क्या जरूरत है? ये क्यों मॉडेस्टी में तुम फुटेज खर्च कर रही हो? मैंने इनसे यही सीखा ना कि भाई मतलब इतनी मेहनत की जा सकती है जो मैं नहीं करता हूँ, और हीरोइनें करती हैं, मतलब नहीं मैं, और पंकज भाई और हीरोइनें करती हैं इतनी मेहनत, क्योंकि स्वरा मीडिया में भी बोल देती, पॉलिटिक्स में भी बोल देती, मतलब सब कर देती, जैसी है वैसी दिखती है। ये जिंदा है तभी तो बोलती हैं, आदमी जीवित रहेगा तब तो बोलेगा, सजीव हैं आप, सजग हैं। बाकी हीरोइनों को पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होता है, पूछ लो थोड़ा, पार्लियामेंट पूछा था, वो बहुत गड़बड़, बहुत असहज स्थिति हो जाती है यहीं इसी न्यूज रूम में वो। तो खैर वो बात नहीं है, करती हैं वो अलग किस्म की करती हैं, हर किसी का अपना, कोई अपने लुक पे ही ध्यान देती है, बालों में उलझी रह जाती है पूरी फिल्म में, उसको लेना ही देना नहीं, सीन का कंटेंट क्या है, सीन का बाहर में जब मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं,
तो हर किसी का अपना तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं, क्या लगा रही थी तुम? वो फिक्सर करती हूँ, यही प्रॉब्लम है ना, अब शक्ल ही ऐसी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सर मेरे बाल अच्छे लगे, क्या मतलब है इस बात का? बट ये नहीं, ही इज सेइंग कि बालों पे ध्यान दे पर कंटेंट भी मैं तो। ग्लैमर में जाना चाह रही हूँ, ये बार-बार मुझे रियलिज्म में खींच के ला रहे हैं। मतलब तुम अनारकली नहीं, तुम्हें प्रेम रतन धन पायो ही करनी है बिल्कुल। मैं कोई नाम नहीं लूंगी सौरभ, ठीक है? मैं आ रही हूँ जल्दी यहाँ नौकरी करने, बाय द वे, इस इंटरव्यू के बाद। नॉनसेंस। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए, आप तीनों ही लोग, खास तौर पे आप सर, अनारकली शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही फिक्स रेफरेंस आता है कि आसिफ साहब का, और उस फिल्म के अद्भुत है मुहावरे। मतलब चाहे वो बड़े गुलाम अली खां साहब की आवाज़ में वो आलाप हो राग भैरवी का, या जैसा मेरा दोस्त मिहिर लिखता है कि हिंदी सिनेमा के जब 10 सबसे चुनिंदा प्रेम दृश्य लिखे जाएंगे तो उसमें एक है जिसमें वो चेहरे पे पंख घुमा रहा है। मतलब इतना इरोटिक और इतना खूबसूरत सीन, इस तरह कई चीज़ें हैं। और फिर आप एकदम बिल्कुल भुच्च देहाती मेटाफर लेके आ रहे हैं अनारकली। क्या था दिमाग, कोई प्रेशर रहा था कि एक सिनेमैटिक बिम्ब बना हुआ है? नहीं, मतलब हमारी कहानी बिल्कुल अलग है, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है और समय बिल्कुल अलग है ना। वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक किरदार बुना गया था। लेकिन एक चीज़ है जो कॉन्शियसली नहीं लेकिन अनकॉन्शियस वे में वो चीज़ें आ गई है कि अनारकली जो है अपने समय में वो जो सत्ता प्रतिष्ठान था मुग़ल आज़म का, उसके खिलाफ का बिंब थी। प्यार किया तो डरना क्या? हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, बड़ी अमर लाइन है, बड़ी कामयाब लाइन है वो। और आज की जो अनारकली, हमारी जो अनारकली है, वो भी हमारे समय का जो सबसे बड़ी ताकत है, एक छोटे शहर में जो सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, उसके खिलाफ स्टैंड ले रही है। तो इस रूप में एक समानता देख सकते हैं। बाकी दुनिया, समय और एहसास सब कुछ अलग है। स्वरा, मेरे दर्शकों को वो किस्सा बताओ जब किसी ने किसी के ऊपर चाय फेंक दी थी और तुमने सत्याग्रह किया था। यही कहाँ से रिसर्च करके लाए हो आप, ये बताओ मुझे सबसे पहले। ये बाकी जगहों पे नहीं पूछा जाएगा, मैं एक्टर का नाम भी नहीं पूछ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि लल्लन टॉप का ही एक शो हुआ था मुंबई में, और मुझसे इन्होंने कुछ वाकया कहने को कहा था, तो मैंने वही कहा था कि मैंने आमतौर पे कभी किसी अभिनेत्री को, इसीलिए मैं इनसे सुनना चाहता हूँ, मतलब क्या हुआ था की बात करते हुए नहीं देखा है कहीं। तो आप बताओ ना। मुझे एक्चुअली आई टेल यू हुआ क्या है इस फिल्म में। अनारकली एक बहुत ही गुस्सैल किरदार है। हाँ, खूंखार, गुस्सैल और काफी, मतलब क्या बोले हम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वो आप लोग तय कर लो पहले। एक तो ये डायरेक्टर और लीड तय ही नहीं कर पा रहे। क्या स्टोरी बता दी? वो एक अच्छी किरदार है जो खुद को समझती है। गुस्सा भी है। गुस्सा तो आप में है, इस बात पे तो गुस्सा आएगा। हाँ, बट आई थिंक वो गुस्सा कुछ ज्यादा ही आ गया मेरे अंदर अनारकली के किरदार से। हुआ क्या था यार? बेसिकली कुछ नहीं हुआ था। हुआ ये था कि हम लोग डांस का सीन शूट कर रहे थे, अपना परफॉर्मेंस वाला, और बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी उस दिन, मतलब बहुत ही जैसे हड्डी तक ठंड। ओके, अमरोहा में। एंड फॉग आ गया था, तो हम लोगों को बीच में, मतलब एंड दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम दैट वी वर ऑल फेसिंग, दैट हम लोग शिफ्ट ही खत्म नहीं कर पा रहे थे। शिफ्ट मतलब नाइट शिफ्ट शुरू होता है 7 बजे शाम को, हाँ, और सुबह 7 बजे तक चलता है। तो अगर फॉग आ जाएगा तो कैमरे में वो दिखने लगेगा, सो यू कांट शूट, राइट। तो बीच में आई थिंक 4 बजे के करीब हमें रुकना पड़ा। एंड हमने डिसाइड किया, हम सब थे कि हमने डिसाइड किया कि ब्लॉकिंग कर लेते हैं अगले दिन की, ताकि लाइटिंग पहले से हो जाए ये वो। और चाय वाय पी रहे थे लोग, और तभी एक आवाज़ आई झगड़े की, और मैंने देखा, हम लोग रिहर्स कर रहे थे, मैंने देखा कि 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, जिनमें से एक स्पॉट बॉय था जिसके साथ मैंने 3 फिल्में करी हुई हैं। तो दिलीप करके एक लड़का था, बहुत, और इसे मैं, मुझे पता है कि वो कितना अच्छा लड़का है और कितना नॉर्मली शांत स्वभाव का, कितना आदरपूर्ण, सबसे आदरपूर्ण, राइट, सबसे बात करता है। तो अब मैं इनसे कोई हिंदी के शब्द नहीं पूछूंगी। वो बहुत ही गुस्से में तू तड़ाके से एक आर्टिस्ट के साथ बात कर रहा है, जो बहुत ही अनयूजुअल है, क्योंकि नॉर्मली एक हायरार्की है हमारी इंडस्ट्री के सेट पे। एक सेट्स आर वेरी फ्यूडल, देयर इज एन हायरार्की। एक स्पॉट बॉय कभी तू नहीं बोलेगा आर्टिस्ट को, इट्स वेरी अनलाइकली टू हैपन। और वो बोल रहा है कि तुझे चाय नहीं दी, मैंने चाय नहीं दी तुझे, इस टाइप का कुछ हो रहा है। तो मुझे लगा यार यहाँ पे एक और ऑलरेडी ठंड वंड यहाँ प्रॉब्लम हो चुकी है, एक और बवाल नहीं होना चाहिए। तो मैं चली गई वहाँ उनको समझाने, दिलीप को समझाने कि भैया क्या, अच्छा ठीक है क्या हो गया। मुझे पता था कि मेरी बात सुनेगा, क्योंकि जानता है मुझे बहुत दिनों से, सो ऑन। तो मैंने कहा कि अरे क्या हो गया क्या, और मैंने उसके ना ऐसे जैकेट पे देखा, तो यहाँ जो जैकेट का जो पॉकेट है और लेदर जैकेट, ठंड था, तो उसमें ना चाय गिरी हुई है। और तो मैंने उसकी, मतलब ऐसे नजर, लंबा है वो, तो नजर उठा के देखा तो उसके ना पलकों पे चाय के ड्रॉप्स थे। तो मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया क्या हुआ है, कि बेसिकली वो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने चाय फेंकी इनके मुंह पे। तो मैं, मतलब उसके बाद ना मुझे कुछ याद ही नहीं, जैसे रेज इज ब्लाइंड ना, तो आई नो व्हाई दे से रेज इज ब्लाइंड, बिकॉज आई हैव नो विजुअल मेमोरी ऑफ दैट। आई जस्ट लॉस्ट
माई शिट जो इंग्लिश में कहते हैं। एंड मैंने जो चीखम पट्टी शुरू की है वहाँ पे उन पे चिल्लाना, क्या कर रहे हैं आप, ये वो, फिर इतने गंदे गंदे फिल्मी लाइंस आए। यू नो इट्स अमेजिंग हाउ क्राइसिस के मोमेंट पे आपने बचपन में जो फिल्में देखी है ना कि गरीब की कोई इज्जत नहीं है, इस टाइप की लाइन है, ठीक है। मुझे मणिकौल का वो प्रसंग याद आ रहा है। मणिकौल बोले कि मैं अगर गली में जा रहा हूँगा और कोई मुझे चाकू मार जाएगा तो मैं खून बाद में देखूंगा, पहले सोचूंगा इसकी साउंड कैसी आई। This is really true. क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। ये तो उस किस्म का। तो फिर मैंने वहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर दे दिया क्लास पे, ये वो, और हिंदी में दे रही थी तो मुझे फुल्ली समझ में भी नहीं आता। सर्वहारा समाज इस टाइप की बातें हैं कि एकदम ही यहाँ, और ये लोग इतना खुद ले लो अपनी चाय, इस टाइप की चीजें। हमसे 2 घंटे पहले आते हैं ये लोग, 2 घंटे बाद में जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये करके। और फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं रोने लगती हूँ। एंड मैंने ऐसा सुना है कि मैंने एक चेयर भी फेंक दी थी और स्क्रिप्ट पे नोच लिया एक बंदे ने। सुना है तुमने फेंकी ही थी। नो आई डोंट रिमेम्बर, आई हैव नो विजुअल मेमोरी। फिर खैर मैं रोने वोने लगी, मैं चली गई अपनी वैन में। और बेस्ट था ये कि मैं रो रही हूँ, मैं रो के बाहर आई तो एक और रोने की आवाज आ रही है दिलीप था नहीं, यादव जी, मेरे जो वाले हैं, जो मेरे साथ मेरी टीम में पर्सनल, वो तो कहा यादव जी क्या हुआ, तो कह रहे नहीं गरीब की कोई इज्जत नहीं है। फिर वो सारे बोल, फिर उनको आधा घंटा लगा चुप कराने में, आज तक किसी ने हमारे लिए नहीं बोला। मैंने कहा अच्छा यादव जी कोई बात नहीं है वो। तो फिर हमने सॉरी बोला दिलीप को और उनको। को इसके बाद किसी वहाँ की यूनियन की तरफ से कोई न्योता आया बोलने के लिए? नहीं थैंकफुली अमरोहा में हुआ था, बम्बई में नहीं हुआ था। बम्बई में होता तो सही में बहुत बवाल हो जाता। तो हमने क्या फिर सॉरी बोला दिलीप को और मामला हम आगे शूटिंग करी। तो ये था, मैं छोटी सी गुंडी बन गई थी इनके फिल्म पे। अभी ये बहुत सीन रोल वगैरह का जिक्र कर रही थी, चाकू का भी जिक्र आया। मुझे पंकज त्रिपाठी का सबसे, मेरी छोटी समझ में सिनेमा की, मुझे पंकज त्रिपाठी का सबसे मुश्किल और सबसे महान दृश्य लगता है वासेपुर का बूचड़ खाने का सीन। सब कुछ सच्ची बुच्ची का था, मतलब मैं अनुभूति से भी बात कर रहा था सब लोगों से, कितना मुश्किल हालात में शूट कर रहे थे, पीछे से कैसी आवाज़ें आ रही थी। हम लोग आज सुबह ही न्यूज़ रूम में थे और कुछ एंकर्स ने कहा कि इट्स वेरी कॉमन कि जब आप हम लोग कहीं रैली वगैरह से लाइव कर रहे होते हैं ना, तो पीछे से समवन ट्राइज टू ग्रोप यू, और मतलब बाकियों के साथ तो होता ही है, मतलब एंकर्स जो लोगों को लगता है ये प्रिविलेज है, ताकतवर लोग इनसे थोड़ा डरे रहते हैं, कैमरा ऑन है, उनके साथ भी होता है, वो दूसरा विषय है। लेकिन वो सीन के बारे में मुझे बताइए, क्या चल रहा दिमाग में? तो बदबू आ रही, नथनों में कट रहे हैं, आप गणासा लिए हैं, वो बनियान ऊपर चढ़ी हुई है लुंगी। इवन वो रंग खून के लगे, वो खून ही थे, वो रंग वंग नहीं था शूटिंग का। हाँ बहुत मतलब ये था कि कितनी जल्दी हो जाए निकल लें यहाँ से। मेरे लिए बहुत कष्ट दुखदाई था वो। मैं कभी नहीं गया था, पहली दफ़े गया था वैसी जगह पे। इतनी बदबू और बड़ा हृदय विदारक था कि एक भैंसे का गर्दन कटा हुआ है और आंखें खुली है, वो आप ही को देख रहा है ऐसे। मुझे तो लग रहा था सब मुझे ही देख रहे हैं। तो कठिन था मेरे लिए और यही था कि जल्दी से जल्दी निपटे और निकल जाए हम यहाँ से। बोला नहीं अनुराग को ये किस तरह का शूट है? मतलब बोल सकते हैं ना डायरेक्टर, हमें किसी डायरेक्टर ने हायर किया है तो वो जहाँ शूटिंग करवाएं हम करेंगे, क्योंकि उसका विज़न है, वो देख रहे हैं। वो उस किरदार को अगर रियल कसाई खाना नहीं होता तो वो असर जो पैदा हुआ था फिल्म में वो नहीं पैदा होता, सेट पे नहीं हो सकता था। इसलिए ये एक्टर हैं, तो इसलिए तो वो ज़रूरी था उस असर को पैदा करने के लिए। हाँ, वो करने में हमें मुश्किलात आए तो वो हमारा काम है, हमने वो प्रोफेशन चुना है, तो हम कभी बर्फ़ पे भी करेंगे। तो सुना है ऑडिशन भी बुखार में देने गए थे फ्लाइट पकड़ के। हाँ, मैं बीमार था और बीमारी के बाद काफ़ी डिटेल जानकारी रखते हैं आप। डेंजरस आदमी है, मैं बता रही हूँ आपको। मेरा ये यकीनी तौर पे मानना है, और न्यूज़ रूम में आजकल सर यकीन शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं। हाँ, रह नहीं गया है यकीन, न लोगों को पत्रकारों पे, न पत्रकारों को खुद पे। तो आप जिस शहर के होते हैं वो आपके पेशे में और आपके व्यवहार में झलकता है। गोपालगंज कहाँ कहाँ झलकता है? मैं तो बोलता हूँ ना कि जो मैं कद्दू बेचता हूँ ना मुंबई में, वो कद्दू गोपालगंज में ही पैदा होता है। तो मेरे में झलकता है, मैं हूँ वहीं का। तो वो मेरा रूट भी है और सब कुछ है। तो वहाँ के टीचर, वहाँ की कोई बदमाशी, कोई चीज़। नील बट्टे सन्नाटे में टीचर जो थे वो हमारे ही टीचर थे। कसाई खाना का जो कसाई था वो मेरे गांव के ही कसाई हैं। मैं जो भी करता हूँ रोल, वो मेरे लिए रेफरेंस कोई सिनेमा नहीं है। मैं मुश्किल से 20 फिल्में देखा हूँ पूरे जीवन में अभी तक, 20 फिल्में। तो मेरे लिए रेफरेंस जो है ना वो वही है मेरा जीवन में। आपके घर में वैसा नहीं होता जैसे हीरो हीरोइन लोगों के कमरे में होता है डायरेक्टर के, ऐसे बहुत सारी DVD रखी होती हैं, किताबें?
मुश्किल से 20 से 25 फिल्में देखा होऊंगा। मैं अपनी फिल्में भी सारी नहीं देख तो मैं पाता। आपसे वो कस्टमरी सवाल भी नहीं पूछ पाऊंगा कि पंकज त्रिपाठी जो लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं उनको कौन सी 5 फिल्में रिकमेंड करेंगे टाइप की? नहीं है मेरे पास, नहीं है, सच में नहीं है। ये ऐसे ही है? बेस्ट है ये, नहीं पर ऐसे ही है। ये सही है बिल्कुल। मैं मूल भाव में रहता हूँ दोस्त, मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा मूल भाव है। मैं नहीं देख, मैं गोपालपुर के ही हैं, गोपालगंज। मेरे जिले के हैं, गोपालगंज के ही हैं। तो हम एक आंदोलन भी किया था, छात्र आंदोलन में भी रहा हूँ मैं, छात्र राजनीति 10वीं में? नहीं 10वीं में नहीं, वो +2 में। +2 में तब हमारे यहाँ कॉलेज नहीं हुआ करते, स्कूल नहीं होते थे। +2 बिहार में उस वक्त कॉलेज में हुआ करता था, इंटरमीडिएट। तो 93 में एक आंदोलन भी किया था हमने लालू जी के खिलाफ। 2 छात्रों कुछ हुआ था, मधुबनी गोलीकांड एक हुआ था उसके खिलाफ में, तो उसमें जेल भी गया था मैं 6-7 दिनों के लिए। You knew about it? आप तो जेएनयू में क्यों हो? आप You knew about it? मुझे पता- नहीं तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ जेल जेएनयू वाले जाएंगे? जेएनयू के ये नहीं क्रांतिकारी जो छात्र वाले जो स्पेस है। मैं मतलब उसमें था, मैं छात्र आंदोलन में रहा। घर वालों ने हौका नहीं फिर कि बड़का नेता बन रहे हैं सब? नहीं, हम घर वालों को पता ही नहीं था। हम 6 दिन जेल में रहे, घर वालों को पता नहीं चला। मैं अकेला रहता था पटना में, मेरे माँ बाबू जी, मैं तो उन दिनों मोबाइल फ़ोन थे नहीं, चिट्ठियों का ज़माना था। मैं 3 महीने में एक चिट्ठी लिखता था अपने पिताजी को कि मैं सुरक्षित हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, बस हो गया। 1-1 साल में बात मेरी नहीं होती थी, उनको पता है कि कहीं है दिल्ली में कुछ करता है। जब ड्रामा स्कूल में आया था दिल्ली में, NSD, तो 1 साल बाद मैं गांव गया वापस लौट के, तो क्या करते हो तुम? तो मैं बोला मैं पढ़ता हूँ दिल्ली में, एक ड्रामा स्कूल है। तो बोले रोजी रोटी वहाँ कुछ है जुगाड़? मैं बोला हाँ, सब मिल जाता है, खाना वाना। तो तब इतने नहीं थे, अब तो मोबाइल आने पर हम रोज पता होता है बेटा कहाँ है। और जानू खाना खाया? तब 1 साल पे 1 दफे बात होती थी माँ बाप से। तो फिर NSD से बम्बई चले गए? नहीं, NSD से गांव गया था, वापस पटना गया था मैं थिएटर करने 2004 में। तो बड़ा मुश्किल लगा, हिंदी रंगमंच में बहुत मुश्किल है, एक अभिनेता के लिए जीना कठिन है। तो 2 प्ले किया पटना में और उसमें लग गया कि दोस्त यहाँ बड़ा मुश्किल है, अब निकल चलो मुंबई, वहीं कुछ करते हैं। तो बेसिक रोजी रोटी चलाने के लिए मुंबई आ गया, क्योंकि हिंदी बेल्ट के अभिनेता थे, तो हिंदी सिनेमा की तरफ चले आए कि यहीं कुछ कर लेंगे। स्वरा, तुम तो सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी, फिर ये सिनेमा कैसे हो गया? मतलब तुमने थिएटर शुरू किया था, थोड़ा बहुत इप्टा वगैरह? हाँ, वेल हाँ, मैंने एक्चुअली ये मेरे बारे में कैसे बाई ट्रेनिंग पहले वेल आता है? ये किसने इंटरव्यू स्केड्यूल किया? ये लंदन टॉप है, मुझे ये बताओ पहले। और क्लासमेट से। हाँ, मेरे को कोई दूसरे चाहिए इंटरव्यूअर, ये नहीं जो चाहिए। वो वाले सवाल पूछे कि आपने ये रोल कैसे अडॉप्ट किया, प्रिपरेशन कैसे की, स्टाइल क्वेश्चन। क्योंकि बार-बार जवाब देते हुए गड़बड़ा गए हम लोग। क्या सवाल क्या था? सवाल ये था सोशियोलॉजी से सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रही सोशियोलॉजी। थी। देखो, चित्रहार ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है, क्योंकि मैं जब बचपन में थी तो हमारे पास केबल नहीं था, क्योंकि पिताजी कहते थे कि तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो। तो दूरदर्शन आता था और मैं ऑब्सेस्ड थी टीवी से। तो मैं कृषि दर्शन से लेकर सब कुछ देख लेती थी, न्यूज़ नहीं देखती थी, बट कृषि दर्शन एंड व्हाटएवर वाज कमिंग। और बट चित्रहार मेरे जीवन का मतलब सिर्फ एक अकेला एंटरटेनमेंट सुख, व्हाटएवर आप बोलें, तो चित्रहार फिर बाद में सुपर हिट मुकाबला DD2 जब आया तो सुपर हिट, DD मेट्रो आई थिंक दैट वाज कॉल्ड, तो सुपर हिट मुकाबला आता था। बाबा सहगल उसे होस्ट करते थे। तुम्हारे ईशान के बीच रिमोट का झगड़ा भी नहीं होता था? ईशान स्वरा का बड़ा भाई है। हाँ तो नहीं, रिमोट के झगड़े। एक तो हमारा टीवी तक गंदा था कि उसको उसमें रिमोट ही नहीं था, उसको ऐसे चैनल चेंज करना पड़ता था। हाँ, मेरे पिताजी बहुत हाँ वैसा वाला टेलीविजन बहुत, मतलब अप टिल ऑलमोस्ट आई थिंक वी गॉट नया टीवी हमें 96 या 7 में आया है, मतलब काफी लेट लाइफ में। और उसी के बाद स्वरा के ग्रेड खराब होने शुरू हो गए। नहीं हाँ, दैट्स ट्रू एक्चुअली। नहीं बट जो चित्रहार मेरा बहुत ही मतलब ये तमन्ना थी बचपन की, और अभी भी है, कि दिल्ली में ऑटोज के पीछे जैसे नहीं होते थे जब हम छोटे थे, कि आई डोंट नो इफ यू फूल और चौवन की माला बुरी नजर नहीं यार, कोई बात है, पोस्टर, हीरोइनों के पोस्टर ऑटो के अंदर दोनों साइड पैनल्स पे। हाँ वो तो अभी भी लगे रहते हैं। वो मेरा सपना था कि एक दिन दिल्ली के ऑटो के पीछे मेरी फोटो हो। तो यही सपना लेके मैं बॉम्बे चली गई हूँ। अभी तक कोई फोटो नहीं आई ऑटो में, मुझे लगता है बंद ही कर दिया। ऑटो वालों के एस्थेटिक्स बदल गए, अब वो थोड़े कूल हो गए हैं। अब उनके नहीं अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला है। ऑटो में नहीं देखा दिल्ली के अंदर अभी हाल में। नहीं, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, अब ये प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब जिम्मेदारी। नहीं वो लगते हैं। और एतराज के दिनों की भयानक पिंक कलर वाली जो लिपस्टिक लगाए प्रियंका चोपड़ा लगती हैं, वो क्वांटिको वाली नहीं लगती हैं। हाँ, तो वो था मेरा सपना। तो फिर मैंने सोशियोलॉजी। ये सपना क्यों नहीं पूरा किया? आप रिक्शे पे बिठा रहे हैं ऑटो। बॉम्बे में किया है, इनको 3 व्हीलर में बिठाया हमने।
थ्री व्हीलर नहीं, अब तो मतलब 100 ऐसे, जैसे प्रधानमंत्री ई रिक्शा बांटते हैं, वैसे आप लोगों को कम से कम 100 ई रिक्शा के अंदर की कवरिंग बदल के अनारकली का लगा देना चाहिए। नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे ऐसा रोल दिया कि जल्द ही अनारकली अपने परफॉर्मेंस लुक में पाई जाएगी, कहीं पे तो छप जाएगी। वो बहुत ही, हाँ, ये काम कर दिया इन्होंने। सो दैट वाज बेसिकली, इट वाज रियली एज सिंपल एज दैट। ये बचपन की मेरी वो थी कि मैं चित्रहार में दिखूं, और जब मैं एमए खत्म किया जेएनयू में मैंने चूंकि इप्टा के साथ काम किया, जेएनयू इप्टा एक्ट 1 में एनके सर के साथ के चांटे खाए मैंने, तो तब तक बहुत क्रूर है, राक्षस। नहीं, बेचारे काफी सॉफ्ट हो गए। नहीं, अरे मैं कल पीयूष मिश्रा के साथ बैठा हुआ था, कल उनके हम लोग क्रूरता किससे सुन रहे थे, अभी पिछले हफ्ते मुस्तफा आया था, तब क्रूरता किससे सुन रहे थे? नहीं, एक्चुअली मेरे मतलब जब मैं थी तब वो थोड़े हल्के, अब मैं भाग भी जाती थी, तो उन्होंने काफी, अब वो आई डोंट नो, आप फैमिली ऑडियंस के लिए मतलब ये क्लियरिफाई करना जरूरी है कि पंडित जी जो हैं वो क्रूर होते हैं आदमी की बेहतरी के लिए, थिएटर पर्सन की बेहतरी के लिए। मैं भी एक्ट 1 में रहा हूँ और उस समय मेरा बड़ा मन होता था कि ये आदमी मुझे एनएसडी के बाहर मिल जाए, मैं बहुत मारूंगा। लेकिन आज मुझे समझ में आता था कि उन्होंने जो क्रूरता हमारे साथ की वो हमारी जिंदगी में काम आने वाली थी। कुम्हार की थाप जैसा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बट एक्चुअली वो जेन्युइनली थोड़े अब सॉफ्ट हो गए हैं बाय द वे। वो जो किस्से आपने सुने हैं वो एक दूसरे जमाने के हैं, अभी नहीं। शायद लड़की को बख्श दिया इसलिए भी, वो काफी बहुत ही कमाल के आदमी है। ही चेंज। पंडित जी की एक खासियत ये भी है कि वो अपने ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ही जेंडर न्यूट्रल रहते हैं, मतलब वो लड़की को बख्श दिया, लड़के को जैसा नहीं, मतलब वो आपको जब सिखा रहे हैं तो आप उनके लिए मिट्टी का लोंदा हो। दो बारी आपकी क्या याद है इनके शर्मा से जुड़ी हुई? नहीं, मैं उनके साथ काम नहीं किया हूँ। उन्होंने एक मेरा प्ले देखा था 97 मोही रेणु के रंग, रेणु जी की 3 कहानियाँ थी। देखने के बाद बाहर आए, उन्होंने गाली देके बोला था कि बहुत अच्छा करता है तू। और इसके बाद ये लोग बहुत देते हैं। उस वाले शो में आप नहीं थे जब एनएसडी में हमने किया था, तो मुझे बताया गया कि भाई इसने तुझे तारीफ कर दी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खूंखार व्यक्ति है। तो मेरा यही अनुभव है, बाकी कुछ नहीं उनसे। सर आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मेरे जैसी मोटी समझ रखने वाले समझ लें, प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो एक डायरेक्टर ने ऐसे कागज़ पे चील बुलैया बनाई कि ऐसे एक लड़की है, लड़की इतने साल की है, ऐसे दिखती है, ऐसे चलती है और उसके साथ ये होता है, फिर और लौंडे लफाड़े जुड़ते हैं, फिर ऐसे गुंडा वुंडा आता है, मारधाड़ होती है, ऐसे 2 घंटे में लड़की कहानी का गोला पूरा हो जाता है। प्रोड्यूसर उस चील बुलैया को जिंदा करने के लिए पैसा लगाता है। सर यही होता है ना? हाँ, मोटे तौर पे बिल्कुल ठस पने के साथ जो मैं था। आपने क्यों पैसा लगाया? अविनाश दास तो इन्होंने ना कभी पहले कोई फिल्म बनाई है, ना लिखी है, ना असिस्ट की है। ये तो एडी वेडी भी नहीं रहे, एकदम शू शाह वॉकी टॉकी लेके एकदम वो जिमी आ रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, फिर भाग के वैनिटी वैन में जा रहे हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनकी एक कहानी है जो मैंने प्रोड्यूस करी अनारकली। इनकी कहानी बहुत अच्छी थी। इन्होंने मुझे जब पहली लाइन सुनाई कि एक लड़की की कहानी है एंड शी इज़ एरोटिक सिंगर, मुझे कहानी अच्छी लगी। मैंने कहा मुझे कहानी दे दो। कह रहे कहानी नहीं दूंगा, डायरेक्ट मैं ही करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, देन वी नीड टू हैव ए गुड टीम। सो इन्होंने वर्कशॉप्स करी। स्वरा ने मेरे ख्याल से 4-5 जगह, कोसी कलान गई, बनारस में गई, आरा गई, वहाँ पे वर्कशॉप। 20 स्क्रिप्ट मैंने चेंज कराई। 20 स्क्रिप्ट के बाद स्वरा ने 2-3 टीम दी, मैंने, मनोज वाजपेयी ने मेरे को बहुत अच्छी टीम दी, पंकज जी साथ जुड़े, मिश्रा, संजय मिश्रा जी साथ हैं, एंड फाइनली वी गॉट ए गुड टीम। जब टीम मिल गई तो मैंने कहा चलो नाउ वी नीड टू गो ऑन फ्लोर। एक जो दूसरा और आखिरी सवाल मैं प्रोड्यूसर से पूछूंगा, अच्छा ठीक रहता है ना, साफ साफ बोल देना, 2 ही सवाल पूछूंगा। आप कोर्ट गए, कोई एक आदेश लेके आए हैं माननीय अदालत से, जरा उस आदेश के बारे में बताइए। सो ये एक मद्रास हाई कोर्ट से हमने एक कोर्ट ऑर्डर किया जिसमें 36 ISPs इंडिया के, वोडाफोन, BSNL, एयरटेल, उनके अगेंस्ट हमने कोर्ट ने रिफ्रेन किया उनको सम 1726 इलीगल साइट्स के अगेंस्ट, जिसमें मोस्टली टॉरेंट साइट्स हैं। उनको रिफ्रेन किया गया है कि ये लोग अनारकली जिस दिन रिलीज़ होगी उसके 2 महीने तक दे विल नॉट बी अलाउड टू, ऑल IAS विल नॉट बी अलाउड टू शो अनारकली फारा। ये बहुत बड़ा कोर्ट मेरे जैसे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए, आई थिंक जो अपने पैसे, अपनी ज़िंदगी के 1.5 साल लगाता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आई थिंक है। अविनाश भाई, आप तो हमारी तरह हिंदी की पत्रकार, जरा इसको हिंदी में समझाइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से आपने अपने सिनेमा को प्रोटेक्ट कर लिया है। जैसे कोई मैं उड़ता पंजाब देख के निकल रहा हूँ और मेरे साथ चलने वाला आदमी बोल रहा है कि भाई मेरे मोबाइल में उड़ता पंजाब है, क्योंकि मैं किसी से फ़ोन पे कुछ उड़ता पंजाब बोल रहा था, तो मेरे से ले ले। मैंने कहा मैं भाई देख के निकल रहा हूँ, पहला दिन पहला शो मैं देख के निकल रहा हूँ। तो अनारकली ऑफ आरा जब आप देखने जाएं और पहले ही कोई आदमी कह दे कि क्यों जा रहा है,
मैं तेरे को मोबाइल में दे रहा हूँ ना, टॉरेंट से डाउनलोड मार ली। हाँ, तो ये चीज़ें उन्होंने अगले 2 महीने तक के लिए मुलतवी करवा दिया है। बट ये 95% है, 100% हिंदुस्तान में। मतलब फुल प्रूफ तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जुगाड़ और चोर तो मतलब कानपुर वाले ज़माने से रहे हैं, तो देखा जाए इनका बैटल जो है, इनका युद्ध कितना मतलब इनके पक्ष में होता है या हम सबके पक्ष में होता है। स्वरा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया रोल है नहीं? मतलब अभी तक जो रोल किए हैं वो बहुत ही घरेलू गर्ल नेक्स्ट डोर उस टाइप के रोल रहे हैं। जो पहला ब्रीफ है पहली लाइन का, एरोटिक डांसर, मतलब सिंगर एंड डांसर, है ना? और जो पिछला आपका बड़ा रोल रहा है नील बटे सन्नाटा वगैरह जैसी फिल्मों को हम लोग तो खूब देखते हैं, मैंने तो नहीं देखी, खैर अभी देखनी है। एकदम इसकी आंखों में अतिरिक्त तीखापन आ जाता है। तो पर प्रेम रतन धन पायो वाला एक था, या उसके पहले तनु वेट्स वाली दोनों जो फिल्में हैं, तो आपको रिस्की नहीं लगा कि यार एक लेबलिंग हो जाएगी एक तरह की? अब यार मेरी इतनी लेबलिंग हो चुकी है, और जो उन लेबल्स को, मतलब मैं इतने सारे लेबल से चिपकी हुई हूँ कि आई रियली डोंट केयर एनी मोर लेबल्स, क्योंकि मैंने एक वो, एंड जब आप एक स्पेशली लड़की एक्ट्रेस आती है ना जब इंडस्ट्री में और हीरोइन बनने के ख्वाब लेके, तो आपको हर इंसान जो मिल रहा है ना वो एक नया, ये मत कर लेना, बाकी सब ये मत कर लेना, मतलब वो ऑन स्क्रीन किसिंग से शुरू होते हुए बेस्ट फ्रेंड की, मतलब हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड मत कर लेना, या बोल्ड सीन मत कर लेना, ऑफ कोर्स बेडरूम बाथरूम सीन, पहली बार मैंने सुना था लाइफ में बाथरूम सीन, व्हाट इज अ बाथरूम सीन, तो ये मत कर लेना, जिल्टेड लवर मत, रिजेक्ट हुई जो लवर है वो मत कर लेना, सलमान खान की बहन मत कर लेना। तो मैंने सब कुछ कर लिया है। 15 साल की घोड़ी जैसी लड़की की माँ का रोल तो कभी मत करना, करियर सुसाइड। सो आई थिंक मैं अपने बॉडी ऑफ वर्क को अगर देखती हूँ तो इट्स जस्ट अ टिक ऑन डोंट डू सब कर लिया मैंने। सो बाय द टाइम अविनाश जी आए, मैं काफ़ी जिसे कहते हैं हार्डन्ड क्रिमिनल हो चुकी थी इस मामले में कि आई डोंट केयर कि आपकी ऑडियंस या इंडस्ट्री, ऐसी ऑडियंस नहीं करती है, पता है इंडस्ट्री करती है ये टाइप कास्ट और इंडस्ट्री का। दैट इज आई थिंक आई हैव गॉन बियॉन्ड दैट विद नील बटे सन्नाटा। इनकी फिल्म में मेरे को कंसर्न सिर्फ ये था, बोल्ड रोल है, चूंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मैंने इनके कई ड्राफ्ट पढ़े हैं, इन्होंने जितने भी लिखे, एंड मुझे बहुत फेथ है इनकी स्क्रिप्ट पे और इनके किरदार पे। मेरा ये कंसर्न था कि चूंकि ये एकदम एक नए डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है, रिस्क और कुछ नहीं है, रिस्क है चूंकि और लिमिटेड बजट की फिल्म है, तो ये जो चीज़ ओरिजिनल, रॉ, बोल्ड, रियल, जो चीज़ असली लगनी चाहिए वो टैकी, स्लीजी, छिछली इसमें नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए जैसा संदीप जी ने कहा, हम लोगों ने जब इनिशियल मीटिंग्स करे, मैंने बहुत फ्रैंकली इन्हें बोला कि मैं कर लूँगी फिल्म को, लेकिन आपको मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, मैंने जिन्हें ट्रस्ट करती हूँ, आप मुझे एक बार मिलाने दो। मैं आप एक बार मिलाना चाहती हूँ कुछ अहम लोगों को, अहम काम करने के लिए। तो जैसे मेरे, और दे वर वेरी काइंड, दे मेट, इन्होंने एसोसिएट डायरेक्टर जो फिल्म के हैं रविंदर रंधावा, जिन्होंने कुछ लिरिक्स भी लिखे हैं, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। वो भी जेएनयू के औघड़ आदमी है वो, हाँ बहुत ही कमाल के आदमी है, एंड बहुत ही मतलब आई थिंक उसी शो में मिला था स्वरा जिसमें आने से तुमने इनकार कर दिया था, मुंबई का दी लल्लन टॉप शो, क्योंकि तुम्हारा शूट था। जिंदा आदमी है, बहुत जिंदा, बहुत ही। हाँ, तो रविंदर इज समबडी हु आई ट्रस्ट वेरी डीपली, एंड खुद भी जेएनयू के हैं, एंड ही हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली माई कमिंग टू बॉम्बे इन सम सेंस। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर रोहित शर्मा, उनके साथ मैंने काम किया क्योंकि मुझे पता था म्यूजिक का बहुत रोल है। कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट जो हैं, अच्छा ये मिल चुके हैं पूरी टीम से। अरे मैं बस आपसे ही हीरोइन से मिल रहा हूँ। तो और रूपा अनारकली की हर एक स्टेप से वाकिफ है, मतलब इसीलिए ऐसे सवाल आ रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा हूँ वो नहीं लिखे हैं यहाँ। ये हमेशा से अनट्रस्टवर्दी थे, ये हमेशा से, बाय द वे ये क्लास में भी। तुम मेरी डेडिकेटेड ऑडियंस के सामने मुझे इंसल्ट कर रही हो। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं इनकी बचपन की दोस्त हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। और अभी 15 साल ही गुजरे हैं उस बचपन के। हेलो, हाँ नहीं, ये 15 की है, मैं 16 का हूँ। 13 साल गुजरे हैं। So anyway, so I made sure कि उस टीम में ऐसे लोग थे जिन पे मैं विश्वास कर सकूं, एंड आई थिंक हमने वो फाइन लाइन बहुत अच्छे से रियल की तरफ रखते हुए, टैकी की तरफ नहीं जाते हुए, छिछली की तरफ नहीं जाते हुए हमने मेंटेन। आखिरी 2 सवाल, समय कम है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया है शैलेश जी को। शैलेश जी वैसे भी लेट आए, शैलेश जी को जरा दिखाइए, ये वो किरदार हैं जो आपको हर लाइव में दिखेंगे, एकदम लाफिंग बुद्धा होते हैं ना जैसे गोलू पोलू से। शैलेश जी से ढूंढ के फेसबुक पे दोस्ती कर लीजिए, डिलाइट में फ्री फिल्में और बड़ा वाला समोसा। स्वरा,
इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे लोगों को ट्रोल किया जाता है। राजदीप सरदेसाई हाई लिख देता है तो 15 लोग लिख देते हैं आके जय श्री राम मोदी। तो सबकी अपनी अपनी इमेज है, पॉलिटिक्स है। तुम इतना बेखौफ बोल देती हो, नहीं बोलते हैं फिल्म वाले, बड़ी चिंताएं होती हैं उन्हें, बायकॉट ना कर दिया जाए, गद्दार ना करा दिया जाए। तुम्हें कैसे ट्रोल, हाउ डू यू डील विद इट, दिस ऑनलाइन शिट? इट रियली डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? शिट के साथ फ्लश खींचना चाहिए, शिट का यही किया जा सकता है। तो मैं वो जो टाइमलाइन, मेरा जो टाइमलाइन है, मैं उसको भी अपने कॉन्शियसनेस से फ्लश करने की कोशिश करती हूँ। बट आई विल डेफिनेटली से वन थिंग कि जब वो पहले शुरू हुआ वो बहुत मुझे बॉदर करता था। अब मैंने रियलाइज़ किया कि ट्विटर क्या टाइमलाइन क्या है, बेसिकली जो सड़क है जिस पे लड़की छिड़ सकती है या कोई क्राउडेड जगह है, ट्विटर टाइमलाइन भी अब वो टेक्नोलॉजिकल रूप है उसी सड़क का या उसी क्राउडेड प्लेस का। वो जिस तरीके से आप और समाज की जो मानसिकता है वो आपको टेक्नोलॉजी में भी, टेक्नोलॉजिकल पब्लिक स्पेस में भी वही दिखाई पड़ेगी। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि एक कमाल की चीज़ ट्विटर ने इंट्रोड्यूस करी है, क्वोट रीट्वीट, जो फेसबुक पे भी करते, हर सोशल मीडिया पे आप वो शेयर जब करते हैं तो वो क्या शेयर करें वो आ जाता है। तो अब मैं वो कोट रीट्वीट या शेयर करके मैं वापस शेम करती हूँ। जैसे लड़कियों की शेमिंग होती है ना, स्लट शेमिंग जो होती है, अब मैं ट्रोल शेमिंग करती हूँ। ये है अब मेरा वो मैं। और मुझे अब वही होता है ना कि आप अगर, एंड लड़कियों के लिए खास कर, लड़कों के लिए भी, लेकिन ये जो हो क्या बोल दिया, हो ऐसा हो गया, ये हो निकल जाए ना अगर आपकी ज़िंदगी से, तो फिर इतना कुछ सिंपल हो जाता है लाइफ में। पंकज भाई, आप साहित्य के आदमी हैं, उदय प्रकाश मेरे भी बिल्कुल चुम्मी वाले राइटर हैं। हाँ, चीना बाबा नहीं लिखी लेकिन कमबख्त ने, और आप सोचिए किसी बुजुर्ग को आप जब कमबख्त कहें तो कितना लाड़ होगा। क्या सुनाएंगे आप? कोई कविता थिएटर के दिनों में जो बार बार गुनगुनाते रहे हों, कोई पंक्ति? नहीं, मुझे तो ऐसा अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। आ जाएगा। अनारकली के गाने ही याद आ रहे हैं। तो अनारकली का गाना मुझे, मैं ओवरलोडेड आदमी हूँ गुरु। हम डबल शिफ्ट में काम करने वाले लेबर हैं, श्रमिक हैं, दिन में किसी और का, रात में किसी और का, मुझे कुछ याद नहीं है अभी उस समय। इसलिए मैं उन दिनों की बात पूछ रहा हूँ जब, हाँ, उन दिनों की जब अपनी गुलामी करते थे। अर्जुन बाबा की कविता थी, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। बड़ी कमाल की। हाँ, था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुछ समय ही देहांत हुआ, एक है ना, उसमें आगे की लाइन है, कुछ भूल रहा हूँ। तो वही मेरा वही है, उस पर मैं यकीन करता हूँ कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। नमस्ते। मैंने सोचा था ये आखिरी सवाल होगा, लेकिन नागार्जुन का जिक्र आया है। लल्लन टॉप के पुराने रीडर्स ने बाबा नागार्जुन पे एक सीरीज पढ़ी है जो इन्हीं अविनाश दास ने लिखी है। बुलाकी साहब वाली भी सीरीज पढ़ी आपने, वो भी इन्हीं अविनाश दास ने लिखी है। और एक तीसरी सीरीज है जिसका हमारा इनका करार है, जिसमें मैं आपको ये बता नहीं सकता हूँ कि ये अविनाश दास ने लिखी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे भेद खुलेंगे। बाबा की कौन सी वो कविता है? आप तो उनके साथ आपने समय भी बिताया है। एक कविता जिससे क्लोज करेंगे, जो थोड़ा बड़ा शोर है आजकल, बड़ा डर भी है। मतलब बाबा की एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। 5 पूत भारत माता के, यही है ना? दुश्मन था खूंखार। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी बच गए 4। और 4 पूत भारत माता के, आप लोग सोचते रहिए कौन कौन, ये 1947 के आसपास की बात है। 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी बच गए 3। 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक। 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया एक। 1 पूत भारत माता का, कंधे पर है झंडा, अब पुलिस पकड़ के जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। ये है बाबा नागार्जुन। 24 तारीख को फिल्म आ रही है जी। अपील आप लोग करते हैं ना, एक वजह से वोट वाली अपील होती है। हाँ, हम बिल्कुल नेता जैसे ही होते हैं। तो 24 मार्च आप ज़रूर आएँ। सौरभ द्विवेदी जी, आदरणीय सौरभ द्विवेदी ये जी, इकलौता और आखिरी मौका है जब स्वरा भास्कर ने मेरे नाम के आगे जी लगाया है। ये मेरे बारे में जो अच्छी बातें बोले उन सबको उनका विश्वास करिए, और बाकी बातों का विश्वास मत करिए। लेकिन हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, ये इस चीज़ का आप ज़रूर विश्वास करें, आप ज़रूर आएँ। सौरभ खुद बताएंगे क्यों।
मुझे एक बात कहनी है अपील के रूप में कि जिस तरह से आप निर्भया जैसे मुद्दों पे सड़क पे उतरते हैं, जुलूस में नारे लगाते हैं, ये वही मौका है जब आप अनारकली के लिए 24 मार्च को सिनेमा हॉल में आप जाएं और अनारकली के साथ खड़े हों। ये थोड़ी लोडेड बात हो गई। दिल की बात ये है, हम लोग हमेशा क्रिप करते रहते हैं यार, इंडिया में झंडू बाम टाइप की फिल्में क्यों बनती है? मतलब हमें अच्छी फिल्म देखनी तो मैं मराठी फिल्म देखूं, मैं वो तिथि देखूं, मैं मलयालम फिल्म देखूं, है मैं नान कटवल जैसी फिल्में देखूं, और अपने यहाँ जो अच्छी स्टोरीज वाली फिल्में हैं वो बनती नहीं हैं। कोई संदीप साहब पैसा नहीं लगाते हैं, कोई अविनाश दास नहीं मिलता है। इन सब लोगों ने एक जो कॉमन बात कही, यहाँ बाकी तमाम स्टूडियो में जा रहे हैं, अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं कि कहानी पे बड़ा अकीदा है। और जो हिंदी सिनेमा से हमारी एक दर्शक के तौर पर सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि यार मतलब हीरोइन के लहंगे पे ससुरा तुम 34 लाख खर्च कर दोगे, लेकिन कहानी लिखने वाले पे पैसा नहीं चूता है। तो अच्छी कहानी वाली फिल्म है, उसी की वजह से इतने सारे लोग जुटे हैं। तो जिन लोगों को शिकायत रहती है, जिन लोगों को उम्मीद रहती है, जिन लोगों को कुछ भी रहता है सिनेमा से, या जैसा कि प्रातः स्मरणीय और पीयूष भाई के शब्दों में तो गालीखोर अनुराग कश्यप कहते हैं कि सबके दिमाग में एक सिनेमा चल रहा है, तो वैसा ही है कि ये सिनेमा है। इसलिए देखिए, ताकि हमारे आपके जैसे जितने भी अविनाश दास हैं हमारे कोनों में, हमारे आपके दिमाग में जितनी भी स्वरा भास्कर हैं जो हिम्मत कर रही हैं, पंकज त्रिपाठी हैं जो कह रहे हैं यार हमने 15-20 से ज़्यादा फिल्में नहीं देखी, ऐसे जो सच्चे और इसलिए अच्छे लोग हैं वो इस तरह की फिल्में बनाते रहें, बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाएं जो फेमिना के कवर पे छपने के लिए ज़रूरी हैं। पर ये फिल्में जाएंगे, आप 24 तारीख को देखने जाइए। इस फिल्म को मैं पहली बार, मैंने इससे पहले शायद कोई फिल्म रिकमेंड नहीं की होगी, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। यारों की फिल्म है, मैं देखने जाऊँगा, आप भी जाइए। थैंक यू।